ठीक है। और जो उसको लॉजिक को लिखने के दो तरीके हैं, एक तो सूडो कोड विच इज़ वेरी क्लोज टू द इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, कोई सिंटैक्स फॉलो नहीं होता है किसी लैंग्वेज का, ताकि लोग आसानी से समझ सके। ठीक है, तो विद दैट बैकग्राउंड हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं और फिर चलते हैं जो चीज़ हमने पढ़ ली थी। एक मिनट। ठीक है, सॉरी। चलिए, सब हमने पढ़ लिया था। ठीक है, एल्गोरिथम इज अ कंप्यूटर साइंस सेट ऑफ दरवाजा इंस्ट्रक्शन। बंद कर दे, दरवाजा बंद कर दे मेरे कमरे का। जी, जो दरवाज़ा बंद करवा रहा है वो ज़रा अपने आप को म्यूट कर ले। ठीक है। um, ठीक है, तो दैट्स हाउ यू डिफाइन प्रॉब्लम लॉजिकल स्टेप्स, और आप उसको इंस्ट्रक्शंस लिखते जाते हैं। इंस्ट्रक्शन ये वही इंस्ट्रक्शन है जो आप कंप्यूटर को दे रहे होते हैं कि ये करो ये करो। और ये छोटी सी एग्जांपल है, छोटी छोटी एग्जांपल हमने की थी। फिर हम जाएंगे क्लास ज़रा। रिकॉर्ड नहीं हो रही है। क्लास रिकॉर्ड हो रही है भाई, क्लास रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है, ये आपको जो रेड वो नज़र आ रहा है, इसका मतलब रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है, तो हम ये कर चुके हैं। तो विल जस्ट रिवाइज। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था। कोई चीज़ नहीं आई तो मैं थोड़ा सा आगे चले जाते हैं। ये हम सब पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अच्छा सर, आप अटेंडेंस ले लें। चलिए अटेंडेंस ले लेते हैं, इसके बाद फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। चलिए जी, अटेंडेंस हो जाए तो सर अटेंडेंस बोलते जाइएगा। शहीर अहमद, शहीर। प्रेजेंट। सैयद अशद अली। प्रेजेंट सर। दो आवाज़ें क्यों आ रही है? चलो मैं ज़रा ये, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक बात समझ में आ गई? कोई सवाल, कोई चीज़ पूछना चाहें रिगार्डिंग फ्लो चार्ट, तो फिर मैं वापस अपने लेक्चर पे चला जाता हूँ। एनी क्वेश्चन इन दिस? कोई सवाल है किसी को? एनी क्वेश्चन ऑन दिस? नो सर। नो सर, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, अब ये सिर्फ कॉन्सेप्ट देने के लिए कि ये जो आपने सूडो कोड लिखा था, स्टेप्स लिखे थे, तो फ्लो चार्ट, सॉरी, एल्गोरिदम लिखने के दो तरीके हैं। एक तो ये तरीका है, अंग्रेजी में किसी को लिख दिया, या फिर आप इस तरह से लिख सकते हैं। जो भी फेमिलियरिटी है आपकी उस इसमें आप लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों भी यूज कर सकते हैं। कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होते हैं जो शायद अंग्रेजी में नहीं समझाए जा सकते, तो प्रॉब्लम फ्लो चार्ट लिखा जाता है। ठीक है, ये वही चीज लिखी हुई है। आपने इनपुट कर लिया, ये पहला स्टेप नंबर 1। फिर आपने उसको कंप्यूट कर लिया, फिर कंपेयर कर लिया, आप फिर इस तरह से। तो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, अगर फॉर एग्जांपल अगर आप कोई बैंकिंग का वो प्रोग्राम बना रहे हैं, तो बैंकिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, वो डॉक्यूमेंट इनपुट हो गए, फिर उसकी अप्रूवल की क्या, अप्रूवल का प्रोसेस हो गया, अप्रूवल कौन कौन करेगा, फिर अगर ये हो गया तो ये अप्रूव हो जाएगी, ये नहीं हुआ तो नहीं अप्रूव होगी। ठीक है, ये हो गया तो ऐसे हो जाएगा। तो दैट्स हाउ यू डेवलप द लॉजिक। ये कल हमने देखा था। और एक अगर प्रॉब्लम आपको बता दिया जाए कि एक कोई क्लब है या कोई जगह है जिसकी मेंबरशिप एप्लीकेशन है, तो मेंबरशिप एप्लीकेशन कैसे एंटर होगी, उसको कैसे मेंबर बनाया जाएगा। तो जनाब पहले एक फॉर्म दिया जाएगा, वो कीन करा जाएगा डेटाबेस के अंदर। फिर करने के बाद उसको सॉर्ट कर दिया जाएगा। नीचे जो डायग्राम बनी हुई है, ये सॉर्ट करने की है। राइट द डेटा, एक्चुअली आप कीन कर रहे हैं, उसके बाद आप सॉर्ट कर लेते हैं जो भी तरीका है, नंबर से या नाम से। फिर वो डेटाबेस में चला गया। जब भी आप सर्च करना चाहेंगे, सर्च हो जाएगा नाम से, नंबर से, जो भी है। ठीक है, तो दैट्स हाउ यू ये करेंगे। ये पहला स्टेप है, सॉरी, ये पहला स्टेप है। फिर ये दूसरा स्टेप है, ये तीसरा स्टेप है, ये चौथा स्टेप है, ये पांचवा स्टेप है, और ये खत्म हो गया, स्टार्ट एंड एंड। ठीक है, ये एक पेज है फॉर एग्जांपल A4 साइज का, दूसरे पेज पे जा रहा है, तो ये आपने कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो इसी तरह से बहुत सारे बनाए होंगे आपने, तो आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल। लेकिन बहरहाल आपको कोई प्रॉब्लम दे दिया जाएगा और आप इसको फ्लो चार्ट बनाना होगा, सिंपल सा। ठीक है, तो सिंबल्स याद करने होंगे आपको। ये डेटाबेस का है, ये किसका है, तो प्रॉब्ली यू नीड टू यूज द राइट सिंबल्स और बना के आप
दे देंगे। कोई क्वेश्चन, कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि सारी चीजें पहले से पढ़ी हुई है। किसी को अगर नहीं पढ़ी हुई है तो सर को रोक जी ले। सर। ठीक है, तो मैं जिसको अगर नहीं समझ में आ रहा तो मुझे रोक ले और मैं आगे चला जाऊंगा। ठीक है, तो ये भी हमने कर लिया था। एक प्रॉब्लम आपको दी गई है कि जनाब एक लेंथ एंटर करनी है किसी भी उसमें, और फुट फीट के अंदर, और फिर उसको आपने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो सेंटीमीटर का कन्वर्जन क्या है कि आप 30 से मल्टीप्लाई करते हैं, या 31 से, या 30.5 से, तो 30.48 टू बी मोर प्रिसाइज, तो 30.5 से तो आप कर लेते हैं आप। तो आपने क्या किया जनाब, ये एल्गोरिथम है लेफ्ट हैंड साइड पे ये वाला, और ये आपका फ्लो चार्ट है। ठीक है, तो ठीक है, तो दिस प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। स्टेप नंबर 1 इनपुट करो, स्टेप नंबर 2 मल्टीप्लाई करो, स्टेप नंबर 3 ये कर दो। ठीक है, तो दैट्स सिंपल। आगे चलते हैं। ये भी हमने कर लिया था। कोई क्वेश्चन है तो एक्चुअली नंबर ऑफ आवर्स कैलकुलेट किए और ये सब किया, और ये दैट्स अ सूडो कोड, दैट्स अ फ्लो चार्ट। तो ठीक है, आगे चलते हैं जनाब। इसको भी छोड़ दें, हमने कर लिया था ये सर ये आप रिकॉर्ड करते हैं ना लेक्चर? सर आप देखते हैं लेक्चर या नहीं देखते हैं, क्योंकि सारे सर तो देखते अपलोड हैं, हो रहे लेकिन हैं। सर कभी आपकी कुछ यानी जैसे वो नंबर सिस्टम वाला में थोड़ा रिवाइज करना चाह रहे हैं, तो सर वो लेक्चर आपने रिकॉर्ड किया था, तो सर वो लेक्चर कहाँ देख सकते हैं? अच्छा, आप क्लास के बाद पूछ लेंगे, मैं दिखा दूंगा कहाँ देख सकते हैं। ठीक है, ओके सर। ठीक है, चलिए याद रखिएगा, मुझे पूछ लीजिएगा क्लास खत्म करके, अब मैं बता दूंगा कहाँ से देख सकते हैं। लेक्चर्स रिकॉर्ड हो रहे हैं और आप पब्लिश हो रहे हैं आपके कहीं, वो मैं आपको क्लास एंड में 10-15 मिनट बाद दिखा देता हूँ। ठीक है, बस याद रख लीजिएगा, मुझसे पूछ लीजिएगा। मैं समझ रहा हूँ कि सारे बच्चे देख रहे हैं। चलिए, तो ठीक है, तो ये एल्गोरिथम है। आपने स्टेप नंबर 1 विड्थ लिख की, लेंथ लिखी, मल्टीप्लाई कर लिया, एरिया कैलकुलेट कर लिया, दैट्स हाउ यू राइट। तो ये सिंबल से कहा जा रहा है। अभी हम देख के आए एक लंबा चौड़ा सा फ्लो चार्ट। ठीक है, क्या होता है, किस तरह से होता है। तो डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, मैं अभी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम नहीं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन हम थोड़ा सा आगे जाएंगे तो थोड़ा से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम नजर आएंगे। ठीक है, ये प्रोग्रामिंग के अंदर आप कर रहे होंगे। डिसीजन पॉइंट्स, डिसीजन कैसे लेते हैं, लूप कैसे चलाते हैं। ठीक है ना, तो इफ एंड देन, ट्रू फॉल्स, ये सारे डिसीजन पॉइंट्स होते हैं। जब आप स्टेप्स लगाते हैं, कोई लॉजिक लगाते हैं, तो आप कहते हैं अगर ऐसा हो तो ये कर लेना, इफ ये हो तो ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट कर देना, और इस वाले में लूप चला देना। ये वही प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट में आप पढ़ रहे होंगे, तो यहाँ पर भी वही है। फ्लो चार्ट के अंदर आप इसको लिख लेते हैं इफ देन। ठीक है, ये देन की कंडीशन है, अगर यस है तो ये कर दो, नो है तो वो कर दो। ठीक है, तो दैट्स अ डिसीजन पॉइंट। इसको गेटवे भी कहते हैं। गेटवे का मतलब है या तो इधर जाएगा या इधर जाएगा। ठीक है, तो जो भी आप कहना चाहें। तो बहरहाल कुछ सर जगह जी, कोई सवाल है? सर वो सही है सर, वो तो मुझे छोड़ गई सर। सर वो मुझे छोड़ गई सर। सर आप सर है सर, आपसे शेयर नहीं करूंगा तो किससे करूंगा सर, वो मुझे छोड़ गई। सर आप भी उसकी तरह कुछ नहीं बोल रहे सर, बोले ना आप सर, वो मुझे छोड़ गई सर। चलिए, ये मियाँ खलीफा साहब शायद पढ़ने के मूड में नहीं है, किसी ने इनको नंबर दे दिया। चलिए बाहर, जरा आइडेंटिफाई करें कौन लोग हैं, कौन बच्चे हैं, तो इनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी ताकि सीधे हो जाएंगे। ठीक है, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं क्लास के बाहर आप बिल्कुल शरारत करें, लेकिन इस वक्त आप शरारत नहीं कर सकते। चले बाहर, इट्स वेरी अननोइंग। ठीक है, कोई बच्चा जो है वो इस तरह की हरकत क्लास में करे। चले खैर, तो दैट्स अ डिसीजन मेकिंग, और इसको गेटवे भी कहते हैं। ठीक है, तो आपने पढ़ा हुआ होगा इसको। मैं आगे चलते हैं। ठीक है, ये इसके रिलेशनशिप में ग्रेटर हो सकता है, लेस हो सकता है, इक्वल हो सकता है, लेस देन इक्वल, नॉट इक्वल टू। ठीक है, नॉट इक्वल टू। ठीक है, तो एल्गोरिदम में अगर लिखना है, कोई वैल्यू इनपुट करनी है, तो कोई ये आपको प्रॉब्लम दिया गया है कि रीड टू वैल्यूज और determine the largest value and print the largest value among two.
ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 इनपुट वैल्यू 1 वैल्यू 2 और फिर आप उसको कंपेयर कर लेंगे और ये वही वाली चीज़ है स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में आप कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन में जो रिजल्ट आएगा उस हिसाब से आप, ठीक है, तो दैट्स अ चेक। अगर ये बड़ा है तो 1 बड़ा हो गया, अगर ये बड़ा नहीं है तो दैट्स 2 बड़ा हो जाएगा। दैट इज द 3 नंबर होंगे तो ज्यादा चेक करना होगा। आगे हम जरा 3 नंबर को देख लेते हैं। ठीक है, ये उसका फ्लो चार्ट है। ठीक है, एंटर द नंबर, अगर ये बड़ा है तो ठीक है, ठीक है, अगर फिर दिस इज यस तो दैट्स है मैक्सिमम को जो है वैल्यू 1 मिल जाएगी। अगर ये नहीं है तो द अदर अल्टरनेटिव 3 नंबर में जरा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, अब ये 3 नंबर है, फॉर एग्जांपल राइट द एल्गोरिथम दैट इनपुट 3 नंबर्स एंड प्रिंट द वैल्यू। इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ये जरा देखिए, कॉम्प्लेक्स है, समझ में आ रहा है। 3 नंबर एंटर किए तो पहला वाला आपने n1 और n2 को कंपेयर कर लिया। ठीक है, और अगर n1 बड़ा है, अगर n1 बड़ा है तो फिर आप देखेंगे n1 3 से भी बड़ा है कि नहीं है, और अगर n1 2 से बड़ा है, 3 से बड़ा है तो n1 इज द मैक्सिमम नंबर ट्रांसफर। लेकिन अगर ये n1 बड़ा है और 3 से बड़ा नहीं है तो 3 नंबर बड़ा होगा। ठीक है, तो 3 को ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, समझ में आ रही है? एक एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है कि n1 n2 से भी बड़ा है और n1 n3 से भी बड़ा है, तो n1 इज द नंबर। लेकिन अगर n1 n2 से बड़ा है लेकिन n3 से छोटा है तो n3 इज द ग्रेटेस्ट नंबर, तो ये वाली चीज होगी। लेकिन अगर दोनों चीजें नहीं है तो n2 और n3 में से कोई बड़ा है, तो इसमें आप चेक कर लेंगे कि n2 में से कौन सा बड़ा है। अगर ये n2 बड़ा है तो n2 को असाइन कर देंगे, अगर n3 बड़ा है तो। ठीक है, तो सिंपल लॉजिक, क्लियर है? ये कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? एनी क्वेश्चन? नो सर, क्लियर है। नहीं है, सही है। चलिए, तो इसी तरह के छोटे छोटे प्रॉब्लम एग्जाम में आएंगे, ये आपको सॉल्व करने होंगे। ये उसकी फ्लो चार्ट बना हुआ है, अगर ये है तो इसको कंपेयर कर लो। ये वही लॉजिक है, आप कंपेयर कर लेंगे। इफ ए इज ग्रेटर देन बी, यस, तो फिर आप सी से चेक कर लेंगे, दोनों से बड़ा है तो ए बड़ा हो गया। अगर ए बड़ा नहीं है तो फिर आप, इसका मतलब है सी बड़ा है, बी बड़ा है, उसको आप चेक कर लेंगे। ठीक है, तो दैट्स हाउ यू। आगे चलते हैं। ठीक है, अब ये थोड़ा सा जब आप एल्गोरिथम लिखते हैं तो एल्गोरिथम एनालिसिस ये होती है कि एल्गोरिथम जो है वो एफिशिएंट होना चाहिए। ठीक है, यानी अगर आपने एक क्यूरी लिखी है या एक कोई और चीज लिखी है, डेटाबेस जो है वो बैंक का है और लाखों डेटा है, और आपने रिपोर्ट चलाई है तो वो 10 मिनट बाद आ रही है, तो हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर चलाने के बाद, सारा डेटाबेस चलाने के बाद, क्योंकि आपकी जो क्यूरी है या जो लॉजिक है वो एफिशिएंट नहीं है, तो वो सारा डेटा 10 मिनट में कंप्यूट करके ला के देता है। तो आपने कोई रिपोर्ट दिखाई है तो लेस देन अ मिनट चलनी चाहिए, चलाई थोड़ी देर में आ जाए। लेकिन अगर वो मैं जाऊं, चाय बनाऊं, आ जाऊं, चाय पी भी लूं 10 मिनट में, तभी वो रिपोर्ट चल रही है, तो इसका मतलब है योर लॉजिक इज नॉट एफिशिएंट। ठीक है, योर लॉजिक इज नॉट एफिशिएंट। ठीक है, तो हम जरा ये देखते हैं कि एल्गोरिथम एनालिसिस क्या चीज होती है। एक मिनट। ठीक है, एल्गोरिथम एनालिसिस क्या है, एक थोड़ी सी एग्जांपल से समझाऊंगा कि आप ये देखते हैं कि इसको चलाने में ये वाली लॉजिक चलाता हूं तो 2 मिनट में आ जाती है, और ये वाला लॉजिक चलाता हूं तो 10 मिनट में आती है, तो मुझे शायद पहले वाली लॉजिक, तो लॉजिक को एफिशिएंट बनाना होगा आपको, तो लॉजिक की एनालिसिस कहलाती है ये एल्गोरिथम एनालिसिस। तो कंप्यूटेशन साइकिल देखते हैं, ये कंप्यूटर करने में 5 साइकिल लगा रही है और ये 3 साइकिल लगा रही है, तो हजारों साइकिल में ये 3 साइकिल वाली जो है ना वो शायद एफिशिएंट हो जाएगी। तो दैट इज द एनालिसिस। तो आप लॉजिक तो बना लेते हैं लेकिन लॉजिक को एफिशिएंट करने वाला एक दूसरा प्रोसेस होता है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? एनालिसिस ऑफ द एल्गोरिथम बात यस समझ सर। में? ठीक है, तो अब एक छोटी सी एग्जांपल है जिससे हम देखेंगे कि एफिशिएंट कैसे बनाते हैं। ठीक है, या तो फिर आप क्या करते हैं कि फिर आप हार्डवेयर यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल पता नहीं, मैप रिड्यूस का नाम सुना है आप में से किसी ने? मैप रिड्यूस, हुडूप के अंदर एक टेक्निक होती है मैप रिड्यूस, तो लिख लीजिएगा, इसको जरा सर्च कीजिएगा। ये एफिशिएंसी करने बढ़ाने के लिए होती है कि एक प्रॉब्लम को डिवाइड कर लेते हैं 4 जगह पर, उसको मैप करते हैं, फिर उसको कंप्यूट करके, ताकि वो जल्दी से रिजल्ट दे दे। ठीक है, अब जरा कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो मैट्रिक इंटर में क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर
HCF कैसे निकाला जाता है 2 नंबर का, तो 2 नंबर का कैसे निकाला जाता है। अभी मैं एक एल्गोरिदम लिख रहा हूँ, तो राइट एन एफिशिएंट एल्गोरिदम फॉर द अबव प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है कि 2 नंबर दिए गए हैं आपको m और n, इसका आपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। ठीक है, प्रॉब्लम समझ में आ रही है। देयर आर 2 नंबर्स, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, तो इसके लिए एल्गोरिदम लिखते हैं। तो हम 2 एल्गोरिदम लिखेंगे और फिर देखेंगे इनमें से कौन सा एफिशिएंट है, बल्कि आप खुद बताएंगे कि कौन सा एफिशिएंट है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई, प्रॉब्लम समझ में आ गया। HCF, ठीक है भाई। चलिए, ये 2 एल्गोरिदम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के, कि जो नंबर है उसको आप ब्रेक कर लेते हैं। जैसे 32 है तो 32 को आप ब्रेक कर लेंगे। ठीक है, उसके कंपोनेंट्स लिख लेते हैं, फिर आप दूसरे वाले नंबर के कंपोनेंट्स लिखते हैं। तो ये स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 क्या है, फिर इनमें जो कॉमन फैक्टर हैं m1 n2 ये सब आप लिख लेते हैं, तो ये उसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाते हैं। एक ये तरीका है जो सिंपल तरीका है। लेकिन कंप्यूटर के अंदर एक और एल्गोरिदम होता है जो एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है मोड का, मॉड्यूलर। ठीक है, मॉड्यूलर मॉड क्या करते हैं, आप किसी को किसी से डिवाइड करते हैं और जो कोशेंट है उसको छोड़ देते हैं और जो रिमाइंडर है उसको लिख लेते हैं। ये बात पता है ना, ये मॉड्यूलर वाला कॉन्सेप्ट है एनीबॉडी? यस सर। ठीक है, चलिए, दैट्स गुड। ठीक है, तो हम 2 एल्गोरिदम लिखेंगे और फिर हम देखेंगे कि इसमें कितने साइकिल लगते हैं, इसमें कितने साइकिल लगते हैं। तो इसमें 1 साइकिल, दूसरा, तीसरा, लेकिन ये जो ब्रेक हो रहा है ना, ये दैट डिपेंड्स ऑन द 1 2 3 4 5, ये के साइकिल है एक्चुअली, ये के साइकिल है। और यहाँ जे साइकिल है, n1 n2, क्योंकि ब्रेक करते जाएंगे ना, आप उसको ब्रेक करते जाएंगे, ब्रेक करते जाएंगे। यहाँ पर थोड़े से कम साइकिल है, जरा देखते हैं कैसे। ठीक है, एक हमने m लिया जनाब 434 और n ले लिया। इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि हमें थोड़ा सा समझ में आ जाए। m को मैं कोई और चेंज कर देता हूँ, इसको मैं ये कर देता हूँ और इसको कह देता हूँ जनाब। ठीक है, अब ये 2 नंबर है, हम देखते हैं चला के, हम अपना ड्राई रन करते हैं। जरा ड्राई रन का मतलब है कंप्यूटर के बगैर कागज पेंसिल से करते हैं। ठीक है, ठीक है, इसके फैक्टर फाइंड करेंगे, तो जितने फैक्टर उनको तोड़ते जाएंगे। तो 433 में जनाब 2 टूटा, 7 टूटा, 31, और फिर इसको आप तोड़ते जाएंगे, तोड़ते जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से आप इसको ब्रेक करेंगे 2 7 3, तो 31 और 23 के बाद तो ये एक साइकिल, दूसरा साइकिल, तीसरा साइकिल, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। उसके बाद फिर आप देख लेंगे, ये 7वां साइकिल है जनाब, ये वाले कॉमन फैक्टर निकल आए 2 और 7, तो इसका HCF जो है इसका मल्टीपल 14 आ गया। ठीक है, तो 1 2 3 4, अब जितना बड़ा नंबर होगा उतने साइकिल चलते जाएंगे इसके। ठीक है, ठीक है भाई। अब जरा दूसरे वाले उसको देखते हैं कि उसमें क्या होता है। ठीक है, तो अब ये मोड हम इस्तेमाल करें, ए मोड बी का मतलब है ए और को डिवाइड करेंगे बी से, कोशेंट को छोड़ देंगे और रिमाइंडर को लिख देंगे। 13 mod 5 का मतलब है कि डिवाइडेड बाय 2, 2 5 are 10, तो 2 को छोड़ देंगे और 3 को रिमाइंडर लिख देंगे। तो ये वो जो नंबर अभी हमने देखा था कि M434 है और ये n है, तो इससे हमने इसको डिवाइड किया तो ये डिवाइड हो गया होगा जो भी नंबर है, मुझे याद नहीं है, मैं देख लेता हूँ। 98 को 966 को डिवाइड करेंगे 433 से, तो शायद तकरीबन 2 टाइम्स आएगा, ये 800 हो जाएगा। ठीक है, और तो हम उसको छोड़ देंगे 2 को, और 98 जो रिमाइंडर है उसको लिख लेंगे। ठीक है, फिर ये वाला नंबर यहाँ आ गया, ये वाला नंबर यहाँ आ गया, तो दैट्स हाउ। और फिर ये 98 आ जाएगा और इसका जो रिमाइंडर है वो यहाँ आ जाएगा, उससे डिवाइड करेंगे और फिर 14, तो 14 डिवाइड नहीं होगा, तो ये मोड है। अब हम इसको देखते हैं कि इसका एल्गोरिथम अगर हम लिखते हैं तो। ठीक है, तो प्रॉब्ली इसमें 4 साइकिल चलेंगे। ठीक है, तो दिस इज प्रॉब्ली बेटर एफिशिएंट कि अगर आप इसको HCF निकालना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, 966 को mod 433 कर देंगे तो ये बच गया, फिर ये 98 यहाँ आ गया, इसको 433 को डिवाइड करेंगे तो 42 बच गया। तो दिस एल्गोरिथम हैज ए लेसर साइकिल, तो दिस इज एफिशिएंट। ठीक है, तो ये एक छोटी सी एग्जांपल है और छोटा सा एल्गोरिथम है, लेकिन जब आप कंप्यूटर करते हैं लाखों रिकॉर्ड के ऊपर, लाखों चीजों में कोई चीज कैलकुलेट कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल
कोई है जिसमें टैक्स कैलकुलेट करना है फॉर एग्जांपल, कोई कोई और चीज़ कैलकुलेट करनी है और 10 लाख रिकॉर्ड है, तो वो जाएगा कैलकुलेट करेगा और वो मशीन को सुला देगा जब तक वो रिजल्ट नहीं आएगा, जब तक वो ला के नहीं देगा। तो प्रॉब्ली ये बहुत बैंक्स वैंक्स में और ऐसी जगहों पर जहाँ बहुत हैवी डेटा है वो रिपोर्ट स्लो हो जाएगी। वो फिर आपको 10 मिनट 12 मिनट के बाद, अगर आपकी लॉजिक सही नहीं है, आपने लूप विद इन द लूप चला दिया है, लॉजिक सही नहीं है, तो आई हैव सीन अ प्रोग्राम जो कि बहुत ही इल डिजाइन था, ठीक है ना, उसकी डिजाइनिंग की लॉजिक बहुत ही खराब थी, पता नहीं क्या सोच के बनाया गया था, तो वो रीडिजाइन करना पड़ा बिकॉज ऑफ द रिपोर्ट जो है ना वो 10 मिनट में चलती थी। तो आप समझ में आ रही है कि आपने खाली प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना है, प्रॉब्लम को सॉल्व एफिशिएंटली करना है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? आपकी जो लॉजिक है वो बहुत स्मार्ट होनी चाहिए, ठीक है? ये बात समझ में आ रही है हमारे स्टूडेंट्स को कि जनाब जब आप प्रोग्राम लिखते हैं तो जब आप ये तो बहुत छोटी सी एग्जांपल है, लेकिन जब आप बड़ी किसी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को या कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को हैंडल करेंगे तो वहाँ ह्यूज डेटा की वजह से आपने एप्लीकेशन लिखी है या सॉफ्टवेयर लिखा है और अपने सॉफ्टवेयर हाउस में चला रहे हैं, तो क्योंकि सॉफ्टवेयर हाउस में तो 100 डेटा था, ठक से रिजल्ट आ गया, लेकिन जब वो 10 लाख डेटा पे चलती है तो वो ठक से रिजल्ट नहीं आता है, वो आधा घंटा ले लेता है। अब वो कह रहे हैं भाई क्या हुआ? सर आ रहा है, अभी कैलकुलेट कर रहा है, प्रोसेसर चल रहा है। भाई आधा घंटा हो गया, 15 मिनट हो गए, ठीक है? तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है? कंप्यूटेशन taking 30 minutes in a report is not acceptable। ये बात समझ में आ रही है हमारे स्टूडेंट्स को? बात समझ में आ रही है? जनाब बात Yes, समझ sir. में आ, ठीक है? तो एल्गोरिदम आपका एफिशिएंट होना चाहिए। तो अभी तो हम आपको थोड़ी थोड़ी सी प्रैक्टिस करा रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज आपको बता रहे हैं कि जनाब लूप क्या होता है, डिसीजंस क्या होते हैं, उसकी लॉजिक कैसे बनती है, प्रोग्रामिंग कैसे होती है। बट आप जैसे जैसे अपने करियर में आगे जाएंगे तो फिर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होते जाएंगे, ठीक है ना? कोई मशीन, कोई बिजनेस का प्रॉब्लम होगा जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होगा, उसको कैलकुलेट करना होगा, तो उसकी लॉजिक डेवलप करनी होगी, ठीक है? तो बिफोर यू राइट अ कोड यू नीड टू डेवलप अ लॉजिक। तो लॉजिक लिखने के लिए दो तरीके हैं, या तो आप सूडो कोड में लिखेंगे, देखो ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। अगर पेरोल है तो उसमें आप बताएंगे जनाब पेरोल भी है, नंबर ऑफ डेज भी कैलकुलेट करने हैं, छुट्टियां कितनी की थी और ओवर टाइम कितना है। तो ओवर टाइम एक अलग पैरामीटर है, छुट्टियां अलग पैरामीटर है, और फिर नंबर ऑफ डेज आया था वो एक अलग पैरामीटर है। अब ये सारे की यूनिट सेम है तो फिर आप आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। यूनिट सेम नहीं है, ठीक है? आई वाज डूइंग समथिंग, जब पता चला जी वो एक डे में है और एक आवर्स में है, तो भाई सबको आवर्स में करो। अच्छा हाँ सर, फिर तो आसान हो जाएगा। तो भाई ऐसे ही होगा। तो लॉजिक नहीं बन रही थी। क्यों नहीं बन रही थी? क्योंकि एक डेज में है, ठीक है, छुट्टियां डेज में है, ओवर टाइम आवर्स में है, तो 2-2 घंटे का आवर्स होता है। तो फिर भाई इसको सबको कन्वर्ट करो आवर्स में, कितने आवर्स होते हैं। तो ये सारी चीजें, ठीक है? चलिए, तो दैट वाज द लास्ट स्लाइड आई गेस। चलिए, तो अब कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, इसको हम यहाँ रोक लेते हैं। और कोई, सर वो रिकॉर्डिंग वाला आप कह रहे थे रिमाइंड करवा दो। हाँ रिकॉर्डिंग वाला आप सारे लोग देख लीजिए, जिसने देखना है जरा मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को पता हो कि रिकॉर्डिंग कहाँ से देखनी है। आपको स्क्रीन नजर आ रही है जी सारे सर लोग? आ रही है। हाँ, अब आप जाएंगे अनाउंसमेंट में, ठीक है? तो यहाँ वीडियोस लगी हुई हैं, सेक्शन 1 की भी वीडियोस लगी हैं, सेक्शन 2 की भी लगी, आप दोनों देख सकते हैं। लेकिन आप जाएंगे सेक्शन 2 में, ठीक है? आप जाएंगे, ये वीडियोस है, ये डेट है 14 की, ये वाला डेट है, ये 10 की डेट है, ठीक है? ठीक है भाई, ये जाएंगे और आप चलाना शुरू हो जाएंगे। ठीक है सर। ये कहाँ है? ये YouTube पे लोड हुई हुई है। और अगर आपको कोई मसला है तो असद रहमान NED मैं टाइप कर देता हूँ अभी, आप नोट कर लीजिएगा। मेरे चैनल पे वैसे तो आपको जरूरत नहीं है, लिंक दिया हुआ है, तो मैं अपडेट करता रहता हूँ। जैसे अभी लेक्चर खत्म होगा तो मैं उसको फिर थोड़ी देर में देख रहे हैं आप, ये आपकी जो जब से ऑनलाइन हुई है ना 26 तारीख से, तब से ये डलना शुरू हो गई है। ये 26 तारीख का लेक्चर, उससे पहले वाले नहीं थे, जो क्लासरूम में थे वो तो नहीं थे, लेकिन उसके बाद वाले सारे लेक्चर है। तो ऐसी एनीबडी जो जिसने अटेंड नहीं किया, या आवाज सही नहीं आ रही थी, या रिवाइज करना चाह रहा है फॉर एनी रीजन, क्लास भी अटेंड की थी, रिवाइज करना चाह रहे थे, सारे लेक्चर पढ़े हुए,
लेकिन फिर भी कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो सर ये चीज पढ़ाई थी आपने और लेक्चर भी देख लिया, समझ में नहीं आ रहा तो फिर आप पूछ लीजिए, क्योंकि मैं और आप सामने आमने सामने नहीं है, डिस्ट्रैक्शंस है, तो आराम से बैठ के लेक्चर देख लें। लेकिन फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो सर को रोक के पूछ सकते हैं। कोर्स आसान है, चीजें पढ़ी हुई हैं, इसलिए थोड़ा सा हम तेज जा रहे हैं, ठीक है, अदरवाइज ठीक है। क्लियर है भाई, समझ में आ गया कहाँ से देखनी है? ये सेक्शन 2 के लेक्चर्स हैं आपकी उसके हिसाब से, तो आप अपने देख सकते जी हैं। सर। हाँ वैसे आप जाके सेक्शन 1 के भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो इसको क्लोज कर लेते हैं, नो क्वेश्चन सो फार, ठीक है।